हेलो एवरीवन। सोनादेवी सेठिया कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ की ओर से प्रायोजित इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो कल के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें जो है आपको पढ़नी है, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस जो है अपना कवर हो रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो हम आज अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक अपना है रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो हम इंट्रो लेंगे आज इसका, कैसे क्या कुछ हुआ था, हिस्ट्री में क्या कुछ चला था कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो है वो इम्पोर्टेंस अपना रखता है एक अलग ही। तो सबसे पहले देखो एक वर्ड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जे टॉमसन। जे टॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इन महाशय ने, और इसके बाद में इन्होंने एक अपना एक परमाणु प्रतिरूप भी दिया। पूरी तरह से सैद्धांतिक था, कोई उसका एविडेंस नहीं था। आप लोगों ने बहुत ही फेमस है, ये सबने सुना होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने माना कि जो परमाणु है वो एक एंगस्ट्रॉम का एक ठोस गोला है, एक एंगस्ट्रॉम के लगभग का एक ठोस गोला है, और उसमें धनावेश जो है वो एक समान वितरित रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अंदर उसी तरह से वितरित होते हैं जैसे तरबूज में बीज होते हैं, या प्लम पुडिंग के अंदर प्लम पुडिंग के अंदर जो डिशेज अपन लगाते हैं, आलू बुखारे जो लगाते हैं, वो जिस तरह से सेट होते हैं। तो उसी तरह से ये उन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया। ठीक है, कुछ चीज़ें इस मॉडल ने क्लियर की, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब अपने पास बात आती है रदरफोर्ड की, रदरफोर्ड स्कैटरिंग की, है ना। तो रदरफोर्ड ने ये टॉमसन का जो प्रतिरूप है, प्लम पुडिंग मॉडल जिसको अपन कहते हैं, इसकी सत्यता को जानने के लिए सबसे पहले 1906 में एक धातु की पन्नी ली, और उस पन्नी पे अल्फा पार्टिकल्स, अब ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ लो कि एक अपने पास मान लो हीलियम है। हीलियम में क्या होता है, अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हीलियम के परमाणु से अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपन निकाल लें तो ये जो बनता है +2 करके, हीलियम का जो परमाणु है +2 करके, ये जो बनता है इसको अपन क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं ना। तो अल्फा पार्टिकल में अगर अपन देखें तो इसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस ही होता है, ऐसा मान लेते हैं अपन कि न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में 4 पार्टिकल्स होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और इसलिए इसका द्रव्यमान संख्या तो अपने पास 4 हो गई, और उसके ऊपर आवेश जो है वो +2 होता है, क्योंकि उससे 2 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल लिए हैं। तो इस तरह से अपन अल्फा पार्टिकल्स को डिफाइन करते हैं। अब अल्फा पार्टिकल निकलते कहाँ से, रेडियोएक्टिव जो भी मटेरियल है उनमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने सबसे पहले धातु की पतली पन्नी ली और उच्च ऊर्जा के, हाई एनर्जी के अल्फा पार्टिकल उस पर क्या किए, आपतित करवाए। आपतित करवाने पे कुछ पार्टिकल्स जो है वो हुए विक्षेपित, कुछ निकल गए सीधे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही वाइड लेवल पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने बस ये एक शॉर्ट में इसको जो है अपने रिजल्ट्स बता दिए। और यहाँ पे जो अल्फा कण अपने पथों से विक्षेपित हुए, इसको अपन क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। बहुत वाइड रेंज है प्रकीर्णन की, यहाँ से डिफाइन नहीं है। प्रकीर्णन एक जनरल फिनोमिना है, यहाँ सिर्फ अपन रदरफोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं सिर्फ। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा भाई, रदरफोर्ड स्कैटरिंग थ्योरी इसका नाम पड़ा। तो सबसे पहले ये हुआ 1906 में। फिर 1909 में उसी के असिस्टेंट थे, या फिर ऐसा मान लो उसी के सहयोगी थे, किसके, रदरफोर्ड के। उन्होंने, उनका नाम गाइगर एंड मार्सडेन, इन्होंने पतली स्वर्ण पत्ती ली और उस पर, अब मेटेलिक था पहले, अब उसमें सिर्फ स्पेसिफिक गोल्ड फॉइल आ गया, एकदम पतली पत्ती ली उन्होंने, और उस पर अल्फा पार्टिकल्स, जो उच्च ऊर्जा के अल्फा पार्टिकल्स है, उनको आपतित कराया। अब यहाँ के जो रिजल्ट्स है ना, वो रिजल्ट्स इंटरेस्ट क्रिएट किया उन रिजल्ट्स ने, किसके माइंड में, रदरफोर्ड के माइंड में। क्या थे वो रिजल्ट, देखो। सबसे पहला कि मोस्ट ऑफ, है ना, मोस्ट ऑफ कण, 95% से भी ऊपर कण सीधे ही निकल गए उसमें से, अल्फा पार्टिकल्स सीधे ही निकल गए। अच्छा, सेकंड, कुछ कण जो है वो लघु कोणों से विचलित हुए, कुछ कण वृहद कोणों से विचलित हुए। लघु कोण 90 डिग्री से कम एंड वृहद है ना वो तो, और कुछ तो ऐसा भी हुआ कि कुछ विपरीत दिशा में लौट आए। अब यहाँ पे उसका दिमाग जो है वो घूमा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले तो हमें समझने की ये ज़रूरत है कि ये करवा के वो करना क्या चाह रहा था अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है,
और इसके अंदर देखो पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण एक दूसरे में रिपल्शन होना चाहिए। कूलाम का नियम ये कहता है, कूलाम ने ये बताया कि अगर दो सजातीय प्रकृति के आवेश एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर ये पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है तो इसके द्वारा इसको रिपेल होना चाहिए, इसके द्वारा इसको प्रतिकर्षित होना चाहिए। तो ये इस पथ पे अगर आ रहा है तो ये घूम के इस पथ से जाएगा या इस पथ से जाएगा, राइट? कैसे भी जाए बट ये इसके पास में नहीं आ पाएगा, ऐसा अपन कहते हैं, है ना? तो अगर हम जे टॉमसन के प्रतिरूप को सही माने, रदरफोर्ड ने ये कहा कि अगर जे टॉमसन का प्रतिरूप सही है तब तो सिर्फ 1 एंगस्ट्रॉम का ही अपने पास में 1 एंगस्ट्रॉम का ही पथ विचलित होना चाहिए, सिर्फ 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे ही विचलन आना चाहिए और वो सारे ही विचलित होने चाहिए। इस ड्यूरेशन में, इस परमाणु के, ये परमाणु की उसने माप मानी ना, तो इसमें जितने भी अल्फा पार्टिकल आएंगे वो सारे ही विचलित होने चाहिए थे, उसने ये कहा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अधिकांश कण सीधे ही गुजर गए, अधिकांश कण सीधे ही गुजर गए, मतलब वो इसको क्रॉस करके चले गए, इसको क्रॉस करके चले गए। चलो ये बात तो फिर भी मान लें अपन, कुछ लघु कोण से विक्षेपित हुए, ये तो चलो ये भी अपने मानने की बात है, बट जो वृहद कोण है और विपरीत दिशा में लौट के आ जाना है, वृहद कोण क्यों बन रहा है, मतलब बड़ा कोण क्यों बन रहा है, वो इस तरह से क्यों बन रहा है, ऐसा सिचुएशन क्यों आ रहा है, वो रिटर्न क्यों जा रहा है? मोस्ट ऑफ कण जब सीधे गुजर गए तो वो रिटर्न आने वाले अल्फा कण को ऐसा क्या महसूस हुआ कि वो रिटर्न आ गया अपने पास में, कुछ पार्टिकल्स ऐसा जाके वापस इसी दिशा में लौट आए। तो ये कैसे हो गया? रदरफोर्ड का ये कहना था कि ये 180 डिग्री विक्षेपण और ये वृहद कोण का विक्षेपण जो है वो जे टॉमसन का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर वो सही होता तो प्लस, क्योंकि इसमें पूरे एक समान से वितरित है, तो ऐसा कैसे हो गया कि एक पार्टिकल तो इससे लौट के रिटर्न आ गया और एक पार्टिकल इससे सीधा ही गुजर गया? तो यहाँ पे रिटर्न आना और इस सीधे जाने वाले जो सिचुएशन है, इसको ये जे टॉमसन प्रतिरूप बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर पाया। ये हमारी प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा, प्रॉब्लम हुई तो फिर उन्होंने इसका क्या दिया, एक्सप्लेनेशन दिया। तो फाइनली 1911 में रदरफोर्ड ने अपना एक प्रतिरूप दिया जिसे रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप अपन कहते हैं। अच्छा, रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप को उन्होंने न केवल प्रैक्टिकली ये चीज़ उन्होंने देखी और फिर इसके अनुभव के आधार पे, इसके जो भी रिजल्ट्स आए, इन निष्कर्षों के आधार पे उन्होंने अपनी एक थ्योरी दे दी। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक प्रैक्टिकल तो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने जो अभिग्रहित दिए उनमें बहुत सारी चीज़ें सैद्धांतिक भी उन्होंने दी, जिससे ये सिद्धांत जो है, हम कई बार क्लासेज में से बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक अपन ने लास्ट ईयर पढ़ी थी, है ना, थर्मोडायनेमिक्स हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी, रेडिएशन थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें हमने एक बात कही थी कि सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे दिए जाते हैं कि वो उस थ्योरी को सपोर्ट करेंगे, राइट? उनका सही होना इतना जरूरी नहीं है, बट वो क्योंकि उन्होंने पूरी थ्योरी देनी है, आगे मैथमेटिक्स भी उनको लगानी है, तो उस मैथमेटिक्स को, उस थ्योरी को वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो फाइनली 1911 में रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप दिया, इसके अभिग्रहित दिए। इन अभिग्रहितों में देखो क्या क्या है। नंबर फर्स्ट जो बात थी वो ये थी कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो क्या होता है, अधिकांश भाग रिक्त होता है ना। ऐसा एक कोटेशन भी चलता है, आप लोगों को शायद क्लास में बताया था कि जो भी एटम्स है उन सारों में 99.99999999 बहुत दूर तक 9 लगा दें, उतना भाग तो उसका रिक्त होता है, खाली होता है। तो फिर क्या कह सकते हैं अपन कि ये चौक जो आपके पास में है, ये जो बोर्ड है, ये जो इधर आसपास में जो भी मटेरियल है, ये लिटरली है ही नहीं अपने पास में। तो इसका 99.999 पार्ट जो है, बहुत लंबे फ्रैक्शन तक क्या है, वो खाली है। खाली है मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है बेसिकली, है ना। ये फिजिक्स का केस है। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इसको साइड में रख दो, वापस अपने टॉपिक पे आ जाओ। तो अधिकांश भाग क्या है, खाली है, और उसका टोटल जो धनावेश है, वो धनावेश उसके बीच में एक बहुत ही कम आयतन में, बहुत ही कम एरिया में कंसिस्ट करता है, और उसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अंदाज़ा लगाने के लिए आप ऐसा मान लो कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड आप इमेजिन कर पा रहे हो, उसके बीच में अगर एक छोटी सी मक्खी बैठी है ना,
उस मक्खी को आप न्यूक्लियस मानिए और वो ग्राउंड पूरा क्या है, वो परमाणु है। ये रेशियो होता है लगभग, राइट। तो वो मक्खी का कितना कि उसमें आयतन है उस ग्राउंड के कंपेयर करें अगर ग्राउंड से, तो वो चीज़ है अपना धनावेश, और वो धनावेश को अपन क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो मतलब उसका धनावेश जो है ना वो बहुत ही कम जगह पे जो है वो कंजेस्टेड एरिया में बहुत है, तो मतलब उसका इफेक्ट जो है वो बहुत हाई है। और इफेक्ट हाई है इस कारण से ये थ्योरी नहीं है, यहाँ पे क्या थ्योरी है, ये छोटा सा एक पार्टिकल और ये, तो बाकी पार्टिकल्स क्या गुजर रहे हैं भाई, अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे गुजर जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक पार्टिकल जो एकदम इसके पास से जा रहे हैं वो बहुत ही वृहद कोण से जो है वो विक्षेपित हो रहे हैं, और जो एकदम बहुत ही कम पार्टिकल है जो सीधा इस पे जाके टक्कर मारेंगे उनको इतना ज़्यादा रिपल्शन फील होगा कि वो रिटर्न लौट जाएंगे अपने पथ पे ही। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी इन रिजल्ट्स को क्या करती है, सपोर्ट करती है, इसलिए उन्होंने इस धनावेश को जो है नाभिक नाम दिया, और हमें सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वर्ड या नाभिक जो वर्ड है वो मिला। और कल भी हमने यही बात की थी कि न्यूक्लियर फिजिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट यही माने अपन तो ही अपन आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जब मिला तभी तो आगे की बातें होगी। अच्छा, ये बात तो उनकी एविडेंट थी, या फिर ऐसा मान लो प्रैक्टिकली उन्होंने बताई थी। आगे की जो चीजें हैं वो उन्होंने एज्यूम की, आगे की चीजें एज्यूम की हुई है, क्योंकि आगे जो मैथमेटिक्स आएगा, लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स है, इसका डेरिवेशन है एक बड़ा, उसमें जगह जगह पे ये अपना जो केस है ये लगेगा, इनसे सपोर्ट मिलेगा इस थ्योरी को। तो नाभिक का द्रव्यमान जो है वो अल्फा कण के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा होता है। ये हम क्यों कह रहे हैं, हम मानेंगे उस मैथमेटिकल अप्रोच जब अपन लगाएंगे तो उसमें मानेंगे कि अल्फा पार्टिकल आके नाभिक को लग के चला भी गया ना, तो भी नाभिक अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फर्स्ट ईयर में हमने कॉलिजन पढ़ा था, टक्कर का जो सिद्धांत है वो पढ़ा था, तो हमने देखा था कि दो पार्टिकल जब कॉलिजन होता है वापस चले जाते हैं, मोमेंटम बदल जाता है समथिंग, लेकिन हमने उसमें एक चीज पढ़ी थी, जैसे कि पृथ्वी है और हम उस पर बॉल मार रहे हैं तो पृथ्वी थोड़ी हिलेगी, पृथ्वी तो वहीं रहेगी, तो मोमेंटम में जो चेंजमेंट है वो सिर्फ उस बॉल के साथ में होगा, वो उतना का उतना वेलोसिटी से ऊपर की तरफ आना चाहिए अगर बाकी फोर्सेस अवेलेबल नहीं हो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही होगा कि नाभिक का द्रव्यमान क्योंकि अल्फा पार्टिकल के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा है, जब वो उसको टक्कर लगाएगा तो मोमेंटम में चेंजमेंट सिर्फ उसी के मोमेंटम में चेंजमेंट होगा, उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रांसफर कुछ भी नहीं कर रहा है। या फिर इसको ऐसा समझ लो कि यहाँ पे नाभिक है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आया, आके और टक्कर लग के चला गया, इसका मोमेंटम बदलेगा पर वेलोसिटी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी नहीं बदल रही है। ये जब आएगा ना, पॉइंट आएगा, तब एक बार और समझ लेंगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि टक्कर लगने पे नाभिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा अपन मानेंगे। नंबर सेकंड अपन ये कहेंगे कि प्रकीर्णन का कारण प्रकीर्णन का कारण केवल नाभिक और अल्फा कण की अन्य प्रक्रिया है। अल्फा कण और नाभिक के बीच में ही हो रहा है जो हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन का इसमें कोई रोल नहीं है ना। कई बार हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी तो है भाई, तो इससे ये अगर प्रतिकर्षित हो रहा है तो इससे आकर्षित भी होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, लेकिन वो प्रतिकर्षण है जरूर, वो आकर्षण है जरूर, लेकिन हम इस थ्योरी में उसको एग्जिस्ट नहीं मानेंगे, उसका एग्जिस्टेंस हम नकार देते हैं। हम नहीं नकार देते हैं, रदरफोर्ड जी नकार देते हैं, क्योंकि उनको वो थ्योरी प्रूव करनी थी, अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये बात कह दी। थर्ड अपने पास क्या है, नाभिक व अल्फा कण बिंदु मात्र होते हैं, हम उनको एकदम पॉइंट के थ्रू जो है वो उसका अपन चित्रण करेंगे, पॉइंट के थ्रू अपन क्या करेंगे, उसका चित्रण अपन करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो रदरफोर्ड की जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो थ्योरी है वो है। अगर आपको इसमें से कुछ नोट करना है आप इसको पॉज कीजिए वीडियो को और ये सब कुछ नोट कर सकते हैं यहीं से। अब अपन आगे चलते हैं सेकंड में। सेकंड नहीं है अभी, यही चलेगा थोड़ा सा। तो अपन ये कहते हैं अब कि आगे का जो अपन स्कैटरिंग का जो मैथमेटिक्स है उसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो अपने को ये कहना है कि अगर यहाँ पे नाभिक है, मान लो ये नाभिक है, इसकी मैं एक्शन लाइन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमें पहले से आने चाहिए। अच्छा, मान लो अल्फा पार्टिकल इस पाथ से जा रहा है, सीधा नहीं होना, अल्फा पार्टिकल इस पाथ से जा रहा है, दिस इज द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। एंड अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल टू 2e, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर उसमें चार्ज है, 2 इंटू 1.6, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब इस पे चार्ज है। इसी तरह से ये नाभिक जो है तो इस पर भी मैं लिख देता हूँ चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूली फाउंड न्यूक्लियस जो हमने अभी फाउंड किया है, इसका चार्ज कितना होगा कि लेट सपोज इसमें z इलेक्ट्रॉन्स हैं, परमाणु संख्या इसकी z है, तो z इंटू ई इसका चार्ज होगा। हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि ये कौन सा तत्व है, बस हमने कह दिया z परमाणु क्रमांक वाला तत्व है और इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना चार्ज उस पर भी है। अच्छा, जैसे ही इनके बीच इंटरेक्शन होगा तो लेट सपोज कि इस तरह से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ इस जगह पे यहाँ पे इस पे जो है, इसको थोड़ा आगे ले लूँ मैं, इस जगह पे ये अल्फा और इनके बीच इंटरेक्शन हुआ और इंटरेक्शन होके ये इधर चला गया। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये इंटरेक्शन हुआ क्यों, इनके बीच क्या रिएक्शन क्यों लगा, इनके बीच क्या ऐसी चीज़ थी। तो सबसे पहले तो मैं लगाता हूँ इसमें कूलम्ब फोर्स कितना लगेगा, वो फोर्स के वजह से ये डिफ्लेक्ट होगा भाई। तो कूलम्ब फोर्स अपन जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q1 Q2 अपने पास क्या है, Q1 है यहाँ पे ZE, दूसरा है 2E अपॉन r² को मैं यहाँ पे फैक्टर, एक नया फैक्टर दे रहा हूँ जिसको कह रहा हूँ b में, तो ये हो जाएगा b², ठीक है। थोड़ा सा इसको और सोल्व कर देते हैं, उसको k लिख देते हैं और ये हो जाएगा अपने पास 2ZE² अपॉन b²। ये अपने पास हो गया फोर्स, दैट इज फोर्स, ठीक है। अच्छा, एक तो B हमने डिफाइन कर दिया, दूसरा हम यहाँ पे अगर इस पथ को सीधा ही ले जाते हैं, मान लो यहाँ पे नाभिक नहीं होता तो ये अल्फा कण ऐसा जाता और एक अपन इसको ऐसा कर देते हैं ये, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे अपन कहेंगे थीटा। इस एंगल को क्या कहेंगे अपन, थीटा। तो भाई ये जो दो चीज़ें अपने पास आई है, एक तो B आई और एक थीटा आई है ना। अगर अपन देखें तो स्कैटरिंग का बेसिक जो रिलेशन है वो यहीं से निकल के आना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो वापस कि ये B जो है ये न्यूनतम दूरी है संघट के वक्त, वो न्यूनतम दूरी है जहाँ पे अल्फा पार्टिकल नाभिक के पास आ सकता है, वो न्यूनतम दूरी है। ये वो न्यूनतम दूरी है। यहाँ पे भी था अल्फा पार्टिकल, ये दूरी, इसमें से ये दूरी क्या है, ये दूरी न्यूनतम दूरी है जिसको अप्रोच कर सकता है अल्फा पार्टिकल नाभिक के पास आने के लिए। तो ये उसकी अप्रोचेबल डिस्टेंस है। इस B को कहते हैं संघट प्राचल, कोलिजन पैरामीटर, संघट प्राचल, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये जो इसका पहले वाला मार्ग था और इसका नया जो अल्फा पार्टिकल का मार्ग है, इसको इस कोण को अपन कहते हैं प्रकीर्णन कोण, स्कैटरिंग एंगल, इसको अपन क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कोण। तो इन दोनों को मैंने स्पेशली क्यों बताया, देखो डेफिनेशन पूछी जा सकती है तो इसको ध्यान रखिए आप कि प्रकीर्णन के वक्त वह न्यूनतम दूरी जो अल्फा पार्टिकल और नाभिक के बीच हो सकती है उसे अपन क्या कहते हैं, संघट प्राचल कहते हैं। दूसरा कि अल्फा पार्टिकल के पूर्व मार्ग या प्रारंभिक मार्ग और अंतिम मार्ग के बीच का कोण जो है वो क्या कहलाता है, वो प्रकीर्णन कोण कहलाता है। इसका दूसरा डेफिनेशन भी हो सकता है कि इसके मोमेंटम की, पहले मोमेंटम की डायरेक्शन ये है और दूसरे मोमेंटम की डायरेक्शन ये है, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम की डायरेक्शन ये है। तो दैट इज P1 डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P1, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P2। तो आप ये भी कह सकते हो P1 और P2 के बीच में जो कोण होता है उसे अपन प्रकीर्णन कोण कहते हैं। अच्छा, अब अपने पास ये निकल के आता है कि क्यों इन दोनों का ही अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर B चेंज होगा तो इनके बीच की दूरी चेंज होगी, बीच की दूरी चेंज होगी तो फोर्स चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा तो इसका प्रकीर्णन कोण भी चेंज होगा। तो ये फोर्स के कारण से इस B और थीटा में कुछ ना कुछ क्या आएगा, रिलेशन अपने पास निकल के
आएगा। मतलब b जो है थीटा जो है वो b पे डिपेंडेंट है। पहले b डिफाइन होगा कि आप यहाँ से अल्फा पार्टिकल ला रहे हो या आप यहाँ से अल्फा पार्टिकल ला रहे हो या आप यहाँ से अल्फा पार्टिकल ला रहे हो, तो b डिस्टेंस चेंज हो रही है बार बार, b चेंज होगी तो उसके आधार पे थीटा भी चेंज होगा। तो हम ये देखेंगे कि इस b यानी कि संगत प्राचल और इस थीटा यानी कि प्रकीर्णन कोण के बीच क्या रिलेशन है, ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो अपन अगली क्लास में कंडक्ट करेंगे। अच्छा, जैसे ही b और थीटा के बीच रिलेशन आ जाएगा, फिर हमें निकालना है प्रकीर्णन फॉर्मूला या फिर स्कैटरिंग फॉर्मूला। स्कैटरिंग फॉर्मूला क्या अपने को देगा, अपने को वो बताएगा कि थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के बीच, थीटा से थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा, एक डी थीटा जो है वो छोटा सा कोई रेंज है, उस रेंज में कितने पार्टिकल स्कैटर हुए, कितने पार्टिकल स्कैटर हुए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा ना भाई कि इस पूरी रेंज में इस b के वेरिएशन की वजह से थीटा किस तरह से वेरी कर रहा है। पहले जब हमें ये पता चल जाएगा तो उसकी हेल्प से हम ये पता लगा लेंगे कि थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच में कितने पार्टिकल स्कैटर हुए। तो उस फॉर्मूला को अपन कहते हैं स्कैटरिंग फॉर्मूला, कि भाई हमें एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे जो हमने अभी अभी रिजल्ट निकाले ना, कुछ पार्टिकल, अधिकांश पार्टिकल कुछ लघु कोण से कुछ बृहत कोण से, तो वो हमें वहाँ पे एक स्पेसिफिक रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये टॉपिक है नेक्स्ट अपन थीटा और बी का रिलेशन। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या रहेगा, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड बी, या बी एंड थीटा कहूँ, एक ही बात है, लेकिन बी एंड थीटा इसको लिखेंगे अपन। ठीक है, अगले वीडियो के लिए एक छोटा सा काम है, आप लोग अपना थोड़ा सा जो है रिसर्च करना, और एक वर्ड है आवेग है ना, इम्पल्स। फिजिक्स में इसका क्या मतलब है ना, रियल लाइफ में तो इम्पल्स का मतलब जो है आवेगात्मक व्यवहार आपका अलग होता है, बट फिजिक्स में आवेग का क्या मतलब है, इसका डेफिनेशन आप जरूर देखना, क्योंकि अगले जो अपना डेरिवेशन आएगा उसमें अपन इसको यूज़ लेंगे। तो ये आपका होमवर्क भी समझ लीजिए आप चाहे इसको रिसर्च के टर्म में आप ध्यान रखिएगा, जिससे अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको सीधा ही पुट कर देंगे। ठीक है, नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, जितना भी अपन आपको समझ में आ रहा है इसमें वो आप ज़रूर लिखिए ज़रूर। वीडियो अगर ये सो के देख रहे हो, आराम से बैठ के देख रहे हो, वो मत करना। साथ में एक नोटबुक रखना, पेन ऑन रखना, एनी टाइम आप जो भी आपको जानकारी अच्छी लगे उसको नोट करके रखना, ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।